वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि कल हम लोग पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत श्रेणी के बारे में, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सामान्य इंट्रो पर्वत श्रेणियों के बारे में प्रायद्वीपीय भारत का कर लिया। उसके बाद साथ ही अरावली रेंज को मैंने पढ़ा। अरावली रेंज के बाद विंध्यन पहाड़ी को पढ़ लिया, विंध्यन रेंज को पढ़ लिया, ठीक है। अरावली में मैंने क्या क्या पढ़ लिया थोड़ा सा देख लेते हैं। अरावली में आप जरगा पहाड़ी को पढ़ लिए, मारवाड़ पहाड़ी को पढ़ लिए, ठीक है, हर्षनाथ पहाड़ी पढ़ लिया और दिल्ली रेंज को पढ़ा, ठीक है। वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा। दिल्ली रेंज में रायसीना हिल्स पर जो है क्या है, राष्ट्रपति भवन के बारे में पढ़ लिया, है ना। और सबसे ऊंची चोटी उसकी पढ़ लिया, गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू पर है ना। आबू पहाड़ी कहा जाता है मारवाड़ पहाड़ी को ही, ठीक है। उसको वहाँ पे उसकी जितनी इंपॉर्टेंस कहा गया कि अरावली जल विभाजक का काम करती है। इसी तरीके से बिंद को पढ़ लिया गया ना, कि उत्तर दक्षिण भारत के बंटवारे का कॉन्सेप्ट है। उसमें भी 4 सीरीज को मैंने पढ़ा ना। उसके बाद सतपुड़ा रेंज को पढ़ लिया गया ना। सतपुड़ा रेंज में राजपीपला, गोविलगढ़, महादेव और मैकाल पढ़ा। सबसे ऊंची पीक्स पढ़ लिया धूपगढ़, और धूपगढ़ के पास में हिल स्टेशन को पढ़ा, ठीक है। पंचमढ़ी जो कि बायोस्फीयर रिजर्व भी है, उधर अमरकंटक के बारे में पढ़ लिया। मैकाल की हाईएस्ट पीक को पढ़ लिया, ठीक है। अमरकंटक एक ऐसा प्लेस है जहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं, और वो नदियाँ जो है अरीय अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। अरीय अपवाह प्रतिरूप होता क्या जानते हैं? जैसे कि जब किसी एक पॉइंट से, एक केंद्रीय बिंदु से जो है नदियाँ निकले, अलग अलग दिशाओं में प्रवाह करें, है ना। तो ऐसे प्रवाह क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? अरीय अपवाह तंत्र कहते हैं। तो वहाँ से कौन कौन सी नदी निकल रही है? वहाँ से नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है, इंद्रावती निकलती है। ये सब नदियाँ वहाँ से निकल रही हैं, है ना। तो अलग अलग दिशाओं में जाती हैं, ठीक है। तो उसे अरीय जो है अपकेंद्रीय, ठीक है। साइंस में उसको, फिजिक्स में अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय पढ़ते हैं, तो अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें पढ़ लिया गया। उसके बाद गुजरात की पहाड़ियों को में पढ़ा गया, गिर, गिरनार, मांडव और वारदा पहाड़ी, जिसमें गिर फेमस है आपके लिए कि वहाँ पे एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर के पास हम लोग सोमनाथ के मंदिर के बारे में, जो कि आप देखेंगे तो वो आपका टॉपिक हो जाता है ना। हाँ, ठीक है, हाँ, कला संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ठीक। और उसके बाद जो है हम लोग वारदा पहाड़ी के आसपास पढ़ लिए, जो है पोरबंदर तट के बारे में पढ़ा, पोरबंदर पोर्ट के बारे में पढ़ा, और वहाँ पे हमने द्वारका के बारे में पढ़ा, है ना। जबकि प्रेजेंट टाइम में द्वारका क्या है, मतलब अगर देखा जाए तो जल क्षेत्र में आ गया है, जलीय क्षेत्र में है, जो कि यहाँ पे है ना। ये सारे फैक्ट्स हमने कल की क्लास में पढ़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या देखना था हमें? पश्चिमी घाट। ये देखिए पश्चिमी घाट रेंज है, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, और इधर जो है पूर्वी घाट। हमने ये मध्य भारत के अगर देखा जाए तो उत्तर मध्य का जो क्षेत्र था, ठीक है, वहाँ के जो मतलब कि मध्यवर्ती उच्च भूमि के जो रेंज थे उसको हमने पढ़ लिया। यहाँ पे क्लियर हो गया। प्रकृति को भी पढ़ लिया कि ये कैसी, इसकी प्रकृति क्या है, या सतपुड़ा रेंज की प्रकृति क्या है। ब्लैक माउंटेन था, ठीक है, और ये अवशिष्ट पर्वत है, और ये कैसा पर्वत था? ये भी वलित मोड़दार पर्वत था। ऐसा आपने पढ़ा, क्लियर। अब ध्यान देना है आपको, ये मेन 2 रेंज हैं, एक पश्चिमी घाट और दूसरा क्या है? पूर्वी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक। तो पश्चिमी घाट जो है अगर देखा जाए तो मूलतः ये पर्वत नहीं है। ये क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? पर्वत नहीं, बल्कि ये भ्रंश कगार है। इसे आप पर्वत का दर्जा नहीं दे सकते। ये क्या है? भ्रंश कगार है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार का जो है पश्चिम की तरफ उठा हुआ, उभरा हुआ है कि नहीं? उभरा हुआ क्या है? भ्रंश कगार है, ठीक है। जबकि पूर्वी घाट क्या है? पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है। और कैसा पर्वत है वो पूर्वी घाट? मोड़दार पर्वत है, वो भी अवशिष्ट और मोड़दार पर्वत है। समझ आ रहा ना? वलित माउंटेन है, ठीक। पूर्वी घाट कैसा माउंटेन है? वलित माउंटेन है। पश्चिमी घाट का क्या है? ये एक भ्रंश कगार, इसको आप कह सकते हैं। कंप्लीट जो है पर्वत का दर्जा इसको आप नहीं देंगे। बातें क्लियर हो रही ना? चलिए, अब यहाँ पे हमें समझना क्या है। पहला पॉइंट एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर हम पश्चिमी घाट को क्लियर करें तो पहला पॉइंट आएगा कि पश्चिमी घाट का मूलतः विस्तार कहां से कहां तक है। तो आपका जवाब होगा कि पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक। कहां से विस्तार अगर पूछेगा तो आप बताएंगे गुजरात से लेकर के, गुजरात से कन्याकुमारी। कन्याकुमारी केरल का पार्ट है, ठीक है। कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर। कहां तक है? 1600 किलोमीटर इसका विस्तार है, गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी, है ना। पूर्वी घाट के विस्तार की बात करेगा तो पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो कहां से आपका आएगा? यहाँ ये राजमहल श्रेणी है, यानी कि आप कह सकते हो कि ये वेस्ट बंगाल
का दक्षिणी पार्ट जो है, दक्षिणी भाग, ठीक है, वेस्ट बंगाल से लेकर के ये कन्याकुमारी तक फैला हुआ है ना। अच्छा, लेकिन अब यहीं पे क्या है कि दोनों का जो मेन सीरीज है वो आ करके नीलगिरी ग्रंथि का रूप ले लिया है। जैसे कि जब हम उत्तर भारत की पर्वत श्रेणी पढ़े थे तो वहां पे हमने पामीर की घाट को पढ़ा था, ठीक है, काराकोरम के उत्तरी भाग में पामीर की घाट, और वहां हमने ये पढ़ा कि पामीर ग्रंथि से जो है काराकोरम, क्युलुन और हिंदुकुश बताया जाता है कि ये श्रृंखलाएं वहां से या तो निकली हुई है या जाकर के वहां पे क्या हुई है, मिली हुई है ना। वही कॉन्सेप्ट यहां भी है कि ये दोनों रेंज आकर के कहां पे मिल गए हैं, नीलगिरी में मिल गए हैं, तो इसे नीलगिरी गांठ या नीलगिरी ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो विस्तार है, नीलगिरी ग्रंथि का जो विस्तार है ये बड़ा है, तो बड़े होने के कारण ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। नीलगिरी श्रेणी जो है 3 राज्यों में फैली हुई है। 3 राज्य कौन से होंगे यहाँ पे, अब आप देखिए दक्षिण भारत में आ गए तो यहाँ पे 3 राज्य कौन कौन से हो रहे हैं, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु हो रहा है। बातें क्लियर हो रही है ना, केरल, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु हो गया। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप नोटिस करेंगे कि भाई पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु, ठीक है, क्या कहा जाता है, नीलगिरी ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है, नीलगिरी ग्रंथि कहा जाता है। ये बातें क्लियर हो गई। चलिए अब देखिए, एक पहले हम पश्चिमी घाट के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें, फिर पूर्वी घाट को चलते हैं। ये तो मिलन बिंदु बता दिया गया। अब पश्चिमी घाट को देखिए, पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रेणी है, पश्चिमी घाट को एक उपनाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, सह्याद्री। इसे क्या कहा जाता है, सह्याद्री, है कि नहीं। तो अगर देखा जाए कि पश्चिमी घाट का मूल विस्तार की अगर अब यहाँ पे बात की जाए तो पश्चिमी घाट का मूल विस्तार गुजरात से लेकर के नीलगिरी तक है। कहां तक है, गुजरात से लेकर के नीलगिरी, क्योंकि यहाँ पे मिल गए हैं, फिर आगे सीरीज निकली हुई है ना। तो गुजरात से नीलगिरी तक, ठीक। तो गुजरात से नीलगिरी ग्रंथि तक ये 2 भाग में बढ़ गई है। गुजरात से लेकर के नीलगिरी तक ये कितने भाग में बढ़ गई, 2 भाग में, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है। अब बात आती है कि उत्तरी सह्याद्री का विस्तार कहां से कहां तक है और दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार कहां से कहां तक है। तो उत्तरी सह्याद्री का जो विस्तार है वो गुजरात से लेकर के कहां तक है, गोवा तक है, गुजरात से गोवा तक है, ठीक है। और दक्षिणी सह्याद्री का जो विस्तार है वो गोवा से लेकर के, अब ये नीलगिरी ग्रंथि तक आप कहेंगे तो नीलगिरी ग्रंथि केरल, कर्नाटक, ये मूलतः आप कह लीजिए कर्नाटक का, केरल, कर्नाटक और मंगलोर तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, यानी नीलगिरी ग्रंथि तक आप इसको समझिए। या अगर आप वहां पे कन्याकुमारी देंगे तो अब इसके बाद जहां नीलगिरी ग्रंथि मिली है, यानी कि नीलगिरी में दोनों मिल गए हैं, तो उसके बाद इसकी एक पतली श्रृंखला, मतलब बहुत कम ऊंचाई की श्रृंखला आगे दक्षिण दिशा में फैली है ना। तो आप गोवा से लेकर के अगर हम कन्याकुमारी यहाँ नोटिस करते हैं तो लिख देते हैं, चलिए भाई कन्याकुमारी तक है, लेकिन मूलतः अगर आप देखेंगे तो कहाँ तक है, नीलगिरी तक है, ठीक है, कहाँ तक, नीलगिरी तक। बातें क्लियर हो गई। तो कुल मिलाकर के अब ये कितने भाग में बढ़ गया, ये 2 भाग में बढ़ गया, है ना, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। बातें यहाँ तक क्लियर हो गई, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न क्या आएगा, पहले केवल इन 2 पॉइंट को लेकर के हम समझ लें कि इन दोनों पे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बन सकते हैं। तो आपका विस्तार का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कहां से कहां तक है, ठीक है, विस्तार क्लियर हो गया। अब इनकी पीक्स को अगर पूछा जाए कि भाई उत्तरी सह्याद्री की हाईएस्ट पीक क्या है और दक्षिणी सह्याद्री की हाईएस्ट पीक क्या है, या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ऐसा पूछा जाए, है ना। तो अगर आप देखेंगे पूरे प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात करेंगे, पूरे प्रायद्वीपीय भारत की, तो प्रायद्वीपीय भारत में आप देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण दिशा में चोटियों की ऊंचाई अधिक है। उत्तर से दक्षिण दिशा में चोटियों की ऊंचाई क्या है, अधिक है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो वहां पे क्या देखने, अब यहाँ पे देखिए जैसे उत्तर में देख रही है तो यहाँ पे क्षेत्रफल ज्यादा है अकॉर्डिंग टू दक्षिण भाग के। तो जहां पे क्षेत्रफल ज्यादा है वहां पे क्या होगा, ऊंचाई अगर देखा जाए तो कम मिल पाएगी, है ना। क्योंकि इनका जो निर्माण, दरअसल ये पूरा जो क्षेत्र है, एरिया जो है, इसे दक्कन का पठार नाम दिया गया। और दक्कन के पठार का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ, बेसाल्टिक लावा चट्टानों द्वारा हुआ है ना।
उद्भेदन प्रक्रिया के कॉन्सेप्ट में, ठीक है, दरारी उद्भेदन का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्षेत्र ज्यादा होने के कारण ये दूर तक फैला, तो इसलिए यहाँ पे ऊंचाई आपको कम मिलेगी और दक्षिण में क्या है, एरिया कम है, तो यहाँ पे पर्वतों की ऊंचाई या पीक्स की ऊंचाई ज्यादा मिल रही है। हालांकि जो अधिक ऊंचाई वाली चोटियां हैं वो नीलगिरी ग्रंथि के बाद जो श्रृंखलाएं दक्षिण में फैली हुई हैं उनकी चोटियों की ऊंचाई अधिक है, ठीक। तो चलिए पहले इन 2 पॉइंट को नोटिस कर लेते हैं। उत्तरी सह्याद्री के जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, कलसुबाई। क्या नाम है, कालसुबाई। उत्तरी सह्याद्री के जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, कालसुबाई। अब इसकी ऊंचाई अगर पूछेगा कि कालसुबाई की ऊंचाई बताइए, कालसुबाई मतलब हाइट पूछ दिया और उसकी श्रृंखला पूछ दिया कि किस श्रृंखला में है कालसुबाई और उसकी ऊंचाई क्या कितनी है, तो आपका जवाब होगा 1646 मीटर हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी में ये है कालसुबाई, 1646 मीटर है, ठीक है। और ये श्रेणी कौन सी है, हरिश्चंद्र श्रेणी में कालसुबाई ये हाईएस्ट पीक है किसकी, उत्तरी सह्याद्री की, ठीक है, कालसुबाई 1646 मीटर। इसी तरीके से दक्षिणी सह्याद्री की अगर बात करेगा तो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कुंद्रेमुख है, जिसकी ऊंचाई है 1892 मीटर। कितना, 1892। ये देख रहे हैं ना, कुंद्रेमुख जो कि बाबा बुदन पहाड़ी पर है। कहां पे है, बाबा बुदन पहाड़ी पे कुंद्रेमुख 1892 मीटर, ठीक है, 1892 मीटर। ये दक्षिणी सह्याद्री के हाईएस्ट पीक है, लिख लीजिए इसे, कुंद्रेमुख 1892 मीटर, ठीक है, बाबा बुदन पहाड़ी, ठीक। तो अब आइए यहां पे और इंपॉर्टेंट कुछ चीज को फटाफट हम लोग नोटिस कर लेते हैं। देखिए ये पूरा क्षेत्र जो है, पूरा जो क्षेत्र है दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, ये पूरा क्या है, पठारी है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहा जाता है ना, ये पूरा पठारी क्षेत्र है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं ना कि ये अजंता की पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी, हरिश्चंद्र श्रेणी, ये महाराष्ट्र पठार का पार्ट है, ठीक है। हम पठार के आधार पर भी क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। ये महाराष्ट्र पठार के भाग है, अजंता की पहाड़ी, बालाघाट, सतमाला, हरिश्चंद्र ना। इसमें जो सबसे बड़ी श्रृंखला है वो हरिश्चंद्र श्रेणी, जिसकी हाईएस्ट पीक है कालसुबाई 1646 मीटर, ठीक। उसके बाद दक्षिण में आएंगे तो ये कर्नाटक के पठार पे, इधर कर्नाटक का पठार है जिसमें बाबा बुदन की पहाड़ी है, मेलागिरी श्रेणी है या नीलगिरी श्रेणी ग्रंथि कह सकते हैं। बाबा बुदन पहाड़ी की हाईएस्ट पीक है कुंद्रेमुख, जो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है ना। अच्छा, अब उसके बाद हम चलते हैं कहां पे, अभी देखिए इन दक्षिण की पहाड़ियों को, ग्रंथि के बाद की जो पहाड़ियां हैं उसको छोड़ करके पहले हम पूर्वी घाट की रेंज को नोटिस कर लेते हैं, है ना। अब पूर्वी घाट में आप देखेंगे कि कई छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, पूर्वी घाट में कई छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। और पूर्वी घाट में जो ऊंची पीक्स जो आपको मिलेगी, ना तो उत्तरी भाग में मिलेगी ना तो दक्षिणी भाग में मिलेगी, कहां पे मिल रही है, मध्य भाग में मिलेगी, है ना। मध्य भाग की जो पीक्स है उसकी ऊंचाई क्या है, ज्यादा है। तो पहला काम कि हम पहाड़ियों का पहले क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि ये दिख रहे हैं राजमहल पहाड़ी, रायगढ़ पहाड़ी है, तो ये कहां पे है, राजमहल पहाड़ी, रायगढ़ पहाड़ी, ये सब इनका जो विस्तार है मूलतः अगर देखा जाए तो ये झारखंड, ठीक है। राजमहल का झारखंड से लेकर के कहां तक है, ठीक है, उड़ीसा, कुछ भाग उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है, समझ में आ रहा है ना। रायगढ़ पहाड़ी झारखंड से है, ठीक। उसके बाद देखिए गरजात पहाड़ी उड़ीसा, अस्सिया पहाड़ी उड़ीसा, टिकरापाड़ा श्रेणी उड़ीसा, नयागढ़ पहाड़ी उड़ीसा। ये चारों जो पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, इनका विस्तार किस राज्य में है, ये उड़ीसा में फैली हुई है। इसको आप नोट कर लीजिए फटाक से, गरजात, अस्सिया, टिकरापाड़ा, नयागढ़, ठीक, इनका विस्तार कहां पे है, उड़ीसा राज्य में है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, जब दक्षिण की तरफ आएंगे तो नल्लामलाई, बेलीकोंडा और पालकोंडा, ये 3 पहाड़ियां जो इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके आंध्र प्रदेश, किस राज्य में फैली हैं, ये आंध्र प्रदेश में फैली हुई है, ठीक। फिर जवादी से लेकर के जवादी, शिवराय, पंचामलाई, सिरूमलाई, ये जितनी भी पहाड़ियां यहाँ दें, अभी हम सिरूमलाई तक नोटिस करेंगे, ठीक है। जवादी, शिवराय, पंचामलाई और सिरूमलाई, ये जो पहाड़ियां हैं ये कहां पे हैं, ये तमिलनाडु में है। किस राज्य में फैली हैं, तमिलनाडु में फैली हुई है। बाकी शेषाचलम पहाड़ी ये कहां पे है, ये भी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है, शेषाचलम के बारे में इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, क्यों फेमस है शेषाचलम,
बायोस्फीयर रिजर्व है। शेषाचलम क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, ये कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए मेलागिरी श्रेणी, बाबा बुदन की पहाड़ी, ये कर्नाटक पठार का पार्ट है। किसका भाग है? कर्नाटक पठार का पार्ट है। अच्छा, अब आइए यहां पे एक पहाड़ी आप और देख रहे हैं, एरामाला पहाड़ी। एरामाला पहाड़ी जो तेलंगाना में है ना, तेलंगाना में है। ये देखिए, ये जो क्षेत्र आपका आएगा ना, ये पूरा दंडकारण्य वाला क्षेत्र होता है, ध्यान दीजिएगा। ये दंडकारण्य का क्षेत्र है ना। दंड के रण का संबंध जो है किससे, कहां से? रामायण वाले कॉन्सेप्ट में आप पढ़ते हैं, दंडकारण्य है कि नहीं? ठीक है, रामायण सर्किट में इसको आप पढ़ सकते हैं, दंडकारण्य, चूंकि मामा मारीच, ठीक है, वहीं से संबंधित है। ठीक है, सीता का हरण। ठीक है, और अभी यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे जो रामायण से संबंधित है। ठीक, ऐतिहासिक कॉन्सेप्ट है। तो ये दंडकारण्य वाला क्षेत्र है। यहीं पर एक पठार है जिसे बस्तर का पठार कहा जाता है। यहीं पर एक पठार है जिसे किस नाम से जाना जाता है? बस्तर का पठार। किस लिए फेमस है बस्तर का पठार? बताइए। दंड के रण का पाठ है, दंड का रण, दंड के रण का पाठ है बस्तर का पठार। किस लिए फेमस है? टिन उत्पादन के लिए फेमस है, टिन। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि जब तक हम मानचित्र में सारे लोकेशंस वगैरह, जो भी प्लेस वगैरह हैं, उनको जब जानेंगे, फिर उनसे जुड़े फैक्ट को जानने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं? तो सबसे पहला पॉइंट है कि भाई हमें उनके बारे में पहले जानना है। हाँ? तो ये देखिए, एरामाला जो पहाड़ी है, ये बस्तर के पठार पर अवस्थित है ना। कहां पर अवस्थित है? बस्तर के पठार का पार्ट है। ठीक है, और बस्तर का पठार किस लिए फेमस है? टिन उत्पादन के लिए फेमस है। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, आप जानते हैं महानदी उड़ीसा की मूल नदी है ना। कहां से निकलती है? सिंहावा, सिंहावा पहाड़ी, है ना, सिंहावा पहाड़ी से निकलती है, उड़ीसा की मूल नदी है। ठीक है, अमरकंटक का ही भाग है सिंहावा, ध्यान दीजिएगा, पूर्वी भाग है अमरकंटक का सिंहावा, वहां से निकलती है। ठीक है, जहां महानदी जब प्रवाह करती है ना, तो उसके उत्तर वाला जो भाग होता है, उत्तर, उसे छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको महानदी बेसिन कह दें, ठीक है, ये क्षेत्र क्या है? ये महानदी बेसिन, अगर हम इसको नोटिस कर लें कि ये है महानदी बेसिन। ठीक है, तो महानदी बेसिन के उत्तर का भाग जो होता है वो छोटा नागपुर पठार कहा जाता है, छोटा नागपुर का पठार, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। और उसके दक्षिण का जो भाग है उसे हम किस नाम से जानते हैं? वो गरजात पहाड़ी है, गरजात पहाड़ी। दक्षिण में गरजात पहाड़ी स्थित है, उत्तर में छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांट करके हम पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ थोड़ा सा हमें जानना जरूरी है, इसलिए हम इसको नोटिस कर ले रहे हैं। छोटा नागपुर के पठार को दो भाग में बांटा जाता है। उत्तर का जो भाग होता है उसे हजारीबाग का पठार कहते हैं। ठीक है, हजारीबाग का पठार। और दक्षिण का जो भाग होता है उसे हम रांची का पठार कहते हैं, रांची का पठार। बात समझ में आ रहा है ना? हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। ठीक है, तो ये जो पहाड़ियां हैं, जैसे कि ये रायगढ़ पहाड़ी हो गया, राजमहल पहाड़ियां हो गई। ठीक है, तो रायगढ़ यानी मूलतः अगर राजमहल पहाड़ी को देखें तो राजमहल पहाड़ी और रायगढ़ पहाड़ी, ये सब जो है ना, छोटा नागपुर के पठार से संबंधित है। किससे संबंधित है? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर के पठार के अगर हाईएस्ट पीक आपसे पूछ दिया जाए, अब यहीं से चलिए फटाफट हम नोटिस करते हैं, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या नाम है इसका? जो विस्तार ध्यान दीजिएगा, छोटा नागपुर का पठार यही है। ठीक है, ये है छोटा नागपुर का पठार। इसकी जो हाईएस्ट पीक है, छोटा नागपुर पठार की जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, उसे किस नाम से जाना जाता है? पारसनाथ, पारसनाथ। 1366 मीटर कितनी ऊंचाई है? 1366 मीटर। नोटिस कर लेंगे फट से, 1366 मीटर इसकी ऊंचाई होगी, है कि नहीं? चलिए, अब हम क्या करते हैं कि फटाफट जो है, ये देखिए, अस्सिया पहाड़ी हो गया, टिकरा पहाड़ा हो गया, नयागढ़, ये उड़ीसा उच्च भूमि का पार्ट है। अगर ऐसे क्लासिफिकेशन करने के लिए आएगा तो ये किसका पार्ट है? उड़ीसा उच्च भूमि का पार्ट है ना। ठीक है, ये सब उड़ीसा उच्च भूमि का पार्ट है। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछे पूर्वी घाट, हम पढ़ रहे हैं क्या? पूर्वी घाट। आइए, मेन जो मेरा टॉपिक है पूर्वी घाट। अब अगर आपसे पूछे कि भाई पूर्वी घाट क्या है, तो पहला जवाब कि पूर्वी घाट एक पर्वत है। कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है, हाँ, अवशिष्ट वलित पर्वत है। ठीक है, दूसरी बात, पॉइंट इसमें क्या ध्यान देना है, इसके
जो सबसे हाईएस्ट पीक है, ऊंचाइयां यानी पर्वत की अगर सर्वाधिक ऊंचाई अगर देखा जाएगा तो मध्य भाग में है। कहां पे मिलेगी? मध्य भाग में इसकी ऊंचाई ज्यादा है उत्तर और दक्षिण की अपेक्षा। ठीक, क्लियर? ठीक है। उसके बाद एक यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महानदी गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिन के बीच, गोदावरी और कृष्णा के बीच ये पर्वत श्रेणी पूर्णतः क्या है? कटी छटी है, यानी एक कह सकते हैं कि समतल रूप ले ली है ना, या अदृश्य है, ऐसा आप कहेंगे। ये पॉइंट नोट कर लेंगे। गोदावरी से लेकर के कृष्णा के बीच, गोदावरी से कृष्णा के बीच पूर्वी घाट, गोदावरी बेसिन से कृष्णा के बीच, ठीक है, क्या है? अदृश्य है, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, या सपाट है, ऐसा लिख सकते हैं। सपाट मतलब मैदान का रूप ले लिया है। बातें क्लियर हो रही हैं ना? अब अगला पॉइंट आता है कि भाई चलिए अच्छा ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट पीक क्या होगी, है ना? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भाई पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो आपका जवाब क्या होगा? विशाखापत्तनम। इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी है, जो किस पहाड़ी का पार्ट है? वेलिकोंडा का। कहां पर है? यहां पे है वेलिकोंडा। इसका नाम क्या है? विशाखापत्तनम, है ना? नोट कर लीजिए फट से। हाईएस्ट पीक है पूर्वी घाट की विशाखापत्तनम, है ना? विशाखापत्तनम आप जानते हैं पोर्ट भी है। बातें याद हो रही हैं नहीं? विशाखापत्तनम पोर्ट है। अब इसकी ऊंचाई पूछ दे कि भाई चलिए यहां पे लिख लेते हैं पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या जवाब आया? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1680 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 1680 मीटर। याद हो गया होगा। विशाखापट्टनम पोर्ट भी है ना? विशाखापट्टनम पोर्ट भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा जाए तो वो महेंद्रगिरी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की कौन सी है? महेंद्रगिरी, जो अस्सिया पहाड़ी पर स्थित है। किसका भाग है? अस्सिया पहाड़ी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी। देख लीजिए, ये है महेंद्रगिरी, है ना? तो आप लिखेंगे दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। ठीक है, 1501 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 1501, याद रखना आपको। ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, 1501 मीटर। अब आइए महेंद्रगिरी के बारे में थोड़ा सा बता दे। महेंद्रगिरी जो है, ये इसकी ऐतिहासिक कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ेंगे तो मिलेगा कि ये भी रामायण सर्किट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, रामायण में महेंद्रगिरी, वहां पे महेंद्र पर्वत के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, और यही महेंद्र पर्वत से हनुमान जी ने छलांग लगाई थी सीता का पता लगाने के लिए लंका। लोग घूमते कहाँ आ गए? ठीक है, पंचवटी से यानी नासिक से घूमते फिर कहाँ आए भाई? सीता जी का हरण कहाँ से हुआ था? पंचवटी से हुआ था। पंचवटी कहाँ थी? जहां वर्तमान में नासिक है ना? नासिक यानी महाराष्ट्र में। और वहां से फिर जो है वो लोग घूमते कहां पे आ गए? आए यहां महेंद्रगिरी, उड़ीसा। ठीक है, अब भाई तट का तो उसमें मतलब ऐसे ही चलते गए पता लगाने के लिए, और यहाँ पे आगे दंड के रण से फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे पहुंचे, और यहाँ से फिर जब आगे समुद्र मिला। ठीक है, फिर इसी बीच में जो भी उनको जानकारी मिली होगी उसके संदर्भ में फिर आगे वो क्या हुए, यहीं से हनुमान जी ने छलांग लगाई थी जाने के लिए। ठीक है, वो तो बाद में फिर यहाँ से सेतु बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे कहाँ धनुषकुंडी वाला जो एरिया है ना? तो चलिए इसको आप पढ़ेंगे इतिहास में सारी चीजें। तो अस्सिया पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है महेंद्रगिरी, जो कि पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो गई। बातें क्लियर हो गई? ठीक है, अच्छा कुछ और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जिसको आप नोटिस कर सकते हैं फटाफट अगर लिखना चाहते हैं तो। जैसे लिख लीजिए, मेघासानी गरजात पहाड़ी की है 1165 मीटर। ठीक है, मेघसानी, ये देखिए गरजात पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है 1165 मीटर। मेघसानी नाम है, मेघसानी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हो गई, है ना? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में आपने इतना समझ लिया। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की मिलन बिंदु तो क्या बताया गया? नीलगिरी, है ना? तो देखिए, जब नीलगिरी ग्रंथि जो है पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है, थोड़ा सा यहाँ देखिए, नीलगिरी ग्रंथि, है ना?
या नीलगिरी श्रेणी। तो ये क्या है, ये पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है, पूर्वी पश्चिमी घाट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब दो पर्वत श्रेणियां जो है एक दूसरे से मिलेंगी तो उस क्या होंगी, अधिक ऊंचाई प्राप्त कर लेंगी। तो इसके जो सबसे हाईएस्ट पीक है, पूर्वी और पश्चिमी घाट के जो हाईएस्ट पीक है, इसे हम क्या कहते हैं, दोदा बेट्टा। किस नाम से जाना जाता है, दोदा बेट्टा चोटी है, और जिसकी ऊंचाई है 2636 मीटर। ठीक है, 2636 मीटर, जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना, दोदा बेट्टा। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या है कि यहाँ से एक अलग अलग सीरीज, एक अन्नामलाई श्रेणी और एक और श्रृंखला जो है, जो 3 छोटी छोटी श्रृंखलाओं में बटी हुई है, इलायची, वरिष्ठनाथ और कार्डमम, और एक पूरब की तरफ या दक्षिण पूर्व की तरफ पालनी पहाड़ी, इनका विस्तार तमिलनाडु में है। अन्नामलाई का जो विस्तार है, एक केरल तमिलनाडु का बॉर्डर है। ठीक है, बाकी ये पहाड़ियाँ इलायची, वरिष्ठनाथ, कार्डमम, ये भी ज्यादातर भाग इसका तमिलनाडु में पड़ रहा है, कुछ भाग केरल से जुड़ा हुआ है। पालनी पहाड़ी का विस्तार मूलतः तमिलनाडु में है ना। तो ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, इनकी पीक्स को देख लेते हैं। अन्नामलाई की जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक, इसका नाम है अनाईमुडी। अनाईमुडी, ध्यान दीजिएगा, अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर, जो 2695, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान दीजिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। इसी क्रम में अगर हम कार्डमम पहाड़ी के संदर्भ में देखिए, एक पॉइंट और नोटिस यहाँ पे कर लीजिए, कार्डमम पहाड़ी भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है, सबसे दक्षिणतम आप लिख सकते हैं, सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। ठीक है, सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है, कार्डमम की जो सबसे हाईएस्ट पीक है कार्डमम पहाड़ी की, उसे किस नाम से जाना जाता है, बताइए। कार्डमम के जो हाईएस्ट पीक है अगस्ता मलाई। ठीक है, इसे हम अगस्ता मलाई, इसकी जो हाईएस्ट पीक है ये है अगस्ता मलाई। क्या नाम है इसका, अगस्ता मलाई। कितनी ऊंचाई है उसकी, 1866 मीटर। ध्यान दीजिए, कार्डमम की जो अगस्ता मलाई जो पीक है, इसकी ऊंचाई है 1866 मीटर, ऐसे लिख लीजिए फटाक से, 1866 मीटर। ठीक, अगस्ता मलाई और किस लिए फेमस है, बताए थे, बायोस्फीयर रिजर्व है। अगस्ता मलाई क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। अच्छा, नीलगिरी भी क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, और सबसे पहले यूनेस्को में इसी को शामिल किया गया है ना, नीलगिरी को ही। ठीक है, चलिए ऐसे जोड़ करके पढ़ेंगे। वरिष्ठनाथ पहाड़ी, जो मध्य की सीरीज है, उसे वरिष्ठनाथ पहाड़ी के नाम से जानते हैं, और इसकी जो चोटी है वरिष्ठनाथ पहाड़ी की, उसे देवार मल्ली के नाम से जाना जाता है। क्या है, वरिष्ठनाथ पहाड़ी की जो ऊंची चोटी है उसे देवार मल्ली के नाम से जाना जाता है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 1922 मीटर। देवार मल्ली, वरिष्ठनाथ पहाड़ी की चोटी लिख लेंगे, देवार मल्ली। ठीक है, 1922 मीटर, ऐसा नोटिस कर लीजिए फट से, देवार मल्ली 1922 मीटर, वरिष्ठनाथ पहाड़ी, देवार मल्ली 1922 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये नीलगिरी ग्रंथि से, यानी कि सबसे पहले जो सीरीज है उसे हम इलायची पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इलायची पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है कोट्टई माला, इसकी जो पीक्स है इलायची पहाड़ी की, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, इलायची पहाड़ी की जो चोटी है, चोटी क्या है, क्या नाम है, कोट्टई माला। कितनी ऊंचाई है, 1900, इसकी जो कोट्टई माला की जो ऊंचाई है वो 2019 मीटर है, 1900 नहीं 2019 मीटर है। ठीक है, 2019 मीटर किसकी, इलायची पहाड़ी की चोटी है ना, ये यहाँ पे एक चोटी है कोट्टई माला, इसे बना दीजिए कोट्टई माला। अब ये पहाड़ी यहाँ पे बच रही है, पालनी पहाड़ी है ना, जिसका विस्तार कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसे हम किस नाम से जानते हैं, वेमन दिशा। तो यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, पालनी पहाड़ी की हाईएस्ट पीक, पालनी पहाड़ी की हाईएस्ट जो पीक है, चोटी, उसे किस नाम से जाना जाता है, वेमन दिशा। कितनी ऊंचाई है, 2506 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 2506 मीटर। वेमन दिशा जहां चोटी है ना, वहीं पर एक पर्यटक स्थल है, उसे किस नाम से जाना जाता है, कोडाई कनाल। क्या, कोडाई कनाल, वेमन दिशा के पास में ही पर्यटक स्थल है कोडाई
कनाल, ठीक है, कोडई कनाल एक पर्यटक स्थल है, ठीक है। ऐसे जहां नीलगिरी ग्रंथि यानी जहां दोडा बेट्टा चोटी है यानी नीलगिरी पर एक जो है पर्यटक स्थल है ऊटी या ऊटक मंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? ऊटक मंड, ऊटी या ऊटक मंड। तो देखिए इस तरीके से हमने क्या देखा कि प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पहाड़ियां और उनकी जो पीक्स थी उसको हमने क्या कर लिया, क्लियर कर लिया, है कि नहीं। जैसे आज की क्लास में एक बार देख लेते हैं, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मूलतः पढ़ा, जिसमें पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ा कि इसका विस्तार गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक है, ठीक है। इसे दो भागों में बांटा गया, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिण सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री के हाईएस्ट पीक को कहा गया कालसूबाई, दक्षिण सह्याद्री के हाईएस्ट पीक जो है कुंद्रेमुख कहा गया, ठीक है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से मिली। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है क्या बताया गया, विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम बताया गया जो कि बेलीकोंडा पहाड़ी का पार्ट है, ठीक। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है एशिया पहाड़ी का जो है महेंद्रगिरी बताया गया, ठीक है, जो कि उड़ीसा में अवस्थित है। इस तरीके से उसके बाद यहाँ पे कुछ हमने जैसे पठारों के बारे में भी पढ़ा कि छोटा नागपुर का पठार, उसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी पारसनाथ है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार को बताया गया दो भागों में बटा हुआ है, ठीक है। एक आपका जो है रांची का पठार और दूसरा हजारीबाग का पठार। ऐसे यहाँ दंड के रण के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया गया कि बस्तर का पठार जहाँ पे एरामाला पहाड़ी है, बस्तर का पठार टिन के लिए उत्पाद फेमस है। ये सारी चीजें मैंने पढ़ लिया। कौन सी पहाड़ी किस राज्य में है उसको नोटिस कर लिया गया। उसके बाद दोनों जहाँ पे मिले उसे नीलगिरी ग्रंथि कहा गया, नीलगिरी पहाड़ी कहा गया, नीलगिरी की ऊंची चोटी बताया गया दोदा बेट्टा। और वहां से कुछ सीरीज निकली जिसमें आपने अन्नामलाई, कार्डमम, वरिष्ठनाथ, इलायची, पालनी पहाड़ियों के बारे में पढ़ा, इनकी हाईएस्ट पीक पढ़ा अगस्ता मलाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अन्नामलाई जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है प्रायद्वीपीय भारत की, अनाईमुडी, उसको पढ़ लिया, ठीक है। बेमन दिशा, ठीक है, कुट्टई माला, देवार मल्ली, इस तरीके से सारी पीक्स को यहाँ पे क्लियर कर लिया गया, ठीक है। तो अब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो भारत, पूरे भारत की, चाहे वो उत्तर भारत हो या प्रायद्वीपीय भारत हो या पूर्वोत्तर भारत हो, पूर्वोत्तर भारत को हमने पहले पढ़ चुका, प्रायद्वीपीय उत्तर भारत को पढ़ लिया, आज प्रायद्वीपीय भारत, दो क्लास में ये भी हमने कंफर्म कर लिया पहाड़ियां और पिक्स को, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम पूरे भारत की जितनी इंपॉर्टेंस पीक्स और पहाड़ियां हैं और उनसे जुड़े वो कहाँ पर अवस्थित, यानी किस पठारी भाग में, अगर पठार है तो किस पठारी भाग में है, ठीक है, मैदान है तो कहाँ कैसे जुड़ा हुआ है, इनको लेकर के एक क्लास बनाएंगे जिसमें सारे पीक्स, पहाड़ियां, रेंज को एक साथ पढ़ेंगे और उनसे जुड़े प्रश्नों को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को बस यहीं पे रोकते हैं।